अब देखो, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ने से पहले पहले तुमको देखो कि किस पे वो एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो एक तो डिपेंड करेगी जेड इफेक्टिव पे। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा, रेडियस होगा। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव मतलब उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रॉन पे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। और हम रेडियस कैसे निकालते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से। तो जितना जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही उसको न्यूक्लियस की तरफ उसको क्या करेगा, खींच लेगा। रेडियस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी जेड इफेक्टिव मोर इम्प्लाइज, ठीक है, ये इम्प्लाइज का साइन होता है, इम्प्लाइज लेस इज रेडियस। ठीक है, अब बात करें नंबर ऑफ सेल्स की। तो तुमको पता है अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी, ठीक है, तो रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरी चीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। ठीक है, अगर दो एटम्स के बीच में मान लो सिंगल बॉन्ड है, जैसे सिंपल बात है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड मान लो इसकी अगर बॉन्ड लेंथ एक्स है, इसके मान लो वाई है, इसकी मान लो जेड है, तो एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, वाई विल बी ग्रेटर देन जेड। ठीक है, तो तुम्हारे सिंगल बॉन्ड ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होती है। डबल बॉन्ड तुम्हारे स्मॉल होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी ज्यादा स्मॉल हो सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे ये मेनली तीन फैक्टर हैं जिस। Which one is the stronger bond? थर्ड बॉन्ड भाई, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर, ट्रिपल बॉन्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर है। और अगर बात करें ट्रिपल बॉन्ड में, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, बट अगर ओवरऑल देखेंगे ना तो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर जब बात करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तब सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट ट्रिपल बॉन्ड की तो डबल बॉन्ड से ज्यादा ही होती है। ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तब इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की कंपैरिजन करते हैं। जैसे तुम्हारा डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, और तुम्हारा इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करते हैं, जब तुम्हारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं तो तुम्हारा पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, अभी अभी तुम्हारे उसका काम करनी है। ठीक है, बाकी अभी जब केमिकल कंपाउंड पढ़ेंगे ना तब सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। अभी हमारा मोस्ट एम है तुम्हारा क्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो देखो अब हम देखेंगे ट्रेंड। ठीक है, periodic variations of atomic radius in the s block, p block, d block, along the group and along the period। ठीक है, तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि फॉर द सिंपलिसिटी वी डिफाइन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मतलब मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस ना बोल के हम बोल देते हैं कि एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस से हमेशा बड़ी होती है। अगर तुम्हारा उस सेम कंपाउंड का तुम कोवेलेंट रेडियल लोगे तब भी वो तुम्हारा बड़ी ही आएगी। ठीक है, मतलब ये कि लेट सपोज मैं ले लेता हूँ, मान लो तुम्हारा एक एटम ए है, ये एटम बी है। ठीक है, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। लेट सपोज इसकी मेटेलिक रेडियस हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए कोवेलेंट डिफाइन कर रहे हैं। मेटेलिक रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। तुम्हारा मेटेलिक रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, कोई ये तो तुम्हारा हम देख ही चुके हैं। बट मान लो अगर हम ए के लिए कोवेलेंट रेडियस भी डिफाइन कर दें, ठीक है, और बी के लिए कोवेलेंट तो थी ही, तब भी तुम्हारा यही बड़ा आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो क्या होगा, मेटल्स का जेड इफेक्टिव कम होता है ना, लेफ्ट राइट जाते हैं तब जेड इफेक्टिव बढ़ता है। मेटल्स कहाँ होते हैं, इधर होते हैं, तो इनका जेड इफेक्टिव कम होता है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन पे कम होता है। तो वैसे भी अगर कोवेलेंट रेडियस लोगे मेटल्स की तब भी वो बड़ी आएगी, और मेटल रेडियस लोगे तब भी बड़ी आएगी। इसलिए हम सिंपलिसिटी के लिए एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं, ना कि हम मेटेलिक और कोवेलेंट बोलते हैं जब भी हम ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, अगर हाँ वंडरवॉल को स्पेशली डिफाइन करते हैं कि हाँ वंडरवॉल रेडियस है। ठीक है, अगर एटॉमिक रेडियस बोल दे तो मतलब वो कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, मान लो कि वो कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा है या फिर मेटालिक रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, इस बात का भी बहुत बड़ा मतलब है, भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखो अब आते हैं पीरियोडिक वेरिएशन। अब हम देखेंगे तो वो सबसे पहली बात जो मैंने तुमको पहले बताई कि वी कैन नॉट कंपेयर द रेडियस ऑफ द टू एलिमेंट्स रैंडमली। हम किसी को भी पकड़ के कंपेयर नहीं करने लग जाएंगे। हमारे पास कुछ लिमिट है कि हम अलोंग द ग्रुप या तो कंपेयर कर सकते हैं, तो अलोंग द पीरियड कंपेयर करते हैं। ये नहीं कि हमने रैंडम किसी को उठा के पता अल्लाह यहाँ से उठा लिया मैंने हीलियम, यहाँ से उठा लिया नाइट्रोजन, अब इसकी कंपेयर करने बैठ गया रेडियस। इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तुमसे जो क्वेश्चन भी पूछेगा वो तुम्हारे एक ट्रेंड में ही पूछेगा वो, ये नहीं कि रैंडमली कोई भी पूछ लेगा। तो अब आते हैं ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो देखो तुमको मैंने ये पहले भी जब तुमको जेड इफेक्टिव पढ़ाया था, ठीक है, उसके बाद में तुमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बताया था, तब मैंने ये लाइंस लिखी थी, तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख रखी है क्या, कि अलोंग द पीरियड में तुमको बताया था क्या होता है कि जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है कहाँ, सेम शेल में।
अब सीएम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब आर तो तुम्हारा सेम है। और फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2/r²। तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बढ़ेगा। वही जब अलोंग द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, जब अलोंग द ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है तुम्हारा, अलोंग द ग्रुप जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज करता था, मगर बहुत ही लेस क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, लेस क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहा था। और मगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, एक नई शेल में ऐड हो रहा है। तो सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है, यानी आर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब फोर्स घटेगा। तो तुम्हारा जो आर की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो नई शेल आ जाती है, उसकी जो आर की वैल्यू बढ़ने की वजह से फोर्स का डिक्रीमेंट ज्यादा हो जाता है देन द इंक्रीमेंट ड्यू टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव से इंक्रीमेंट तो होता है, बट उससे ज्यादा रेडियस की वजह से डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए अलोंग द ग्रुप ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है जनरली। ठीक है, अब देखो, अब हम कंपेयर करेंगे, तो देखो अब हम कंपेयर करेंगे अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो हम पहले कंपेयर करेंगे एस और पी ब्लॉक का। ठीक है, एस पी ब्लॉक को हम एक बार में कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग द कोवेलेंट रेडियस की बात करें, तो अब देखो इधर लेफ्ट टू राइट जाते हो। ठीक है, तुम्हारी क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और तुम्हारी धीरे धीरे क्या होता है, इसीलिए कोवेलेंट रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट अब तुम्हारा जो इनका ये तो मैंने लिख दिया। अब अगर बात क्या आएगा तुम्हारा, नियॉन आएगा। अब अगर ये मत लिख देना गलती से भी। ठीक है, तो नियॉन के लिए क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके लिए हमेशा क्या एग्जिस्ट करती है, वंडरवॉल रेडियस, यानी सबसे ज्यादा ग्रेटर कौन होंगी, नियॉन वाली। सबसे ज्यादा बड़ी कौन होगी, नियॉन वाली। ठीक है, कि उसकी क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला ट्रेंड। अब बात करें, अगर हम वंडरवॉल रेडियस की कंपैरिजन करें, अगर मतलब हम सब देखो वंडरवॉल रेडियस में तुमको क्या था कि सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो जब वंडरवॉल रेडियस कंपेयर करने जाएंगे, तो वंडरवॉल रेडियस तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे तब तो एटम्स तुम्हारे ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, नहीं तुम्हारे जो नॉर्मल जो रेडियस होगी वही तुम्हारी रेडियस होगी। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, जेड इफेक्टिव पे। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने में क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो तुम्हारा जो, अगर वंडर वॉल रेडियस को कंपेयर करेंगे, तो तुम्हारा ट्रेंड यही आएगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तब तुम्हारा नियॉन कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम वंडर वॉल रेडियस देख रहे हैं, तो वंडर वॉल रेडियस की जब बात करते हैं तो सिर्फ जेड इफेक्टिव ही फैक्टर हम देखते हैं फॉर द कंपेरिजन। ठीक है, बट अगर कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, तब हमको देखना पड़ता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस हमारी उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए। देखो ये लाइन ना एनसीईआरटी में भी लिख रखी है, बट ये लाइन एनसीईआरटी में लिख रखी है कि नियॉन के लिए कोवेलेंट रेडियस एग्जिस्ट करती है। इसीलिए तुम्हारा जो साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि ग्राफ जो बना हुआ है ना एनसीईआरटी में, जो ग्राफ बना हुआ है, इसीलिए ग्राफ में तुम्हारा नियॉन के लिए नहीं दिया हुआ है, क्योंकि नियॉन के लिए कोवेलेंट रेडियस एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके लिए क्या, कौन सा एग्जिस्ट करता है, वंडर वॉल रेडियस। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, पढ़ना आना चाहिए, और दूसरी बात की कोई अच्छा पढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वॉलेंट रेडियस का ट्रेंड, ये हो गया तुम्हारा वंडर वॉल रेडियस का ट्रेंड। और क्रिप्टॉन जेनॉन के लिए पॉसिबल होती है। ठीक, तो यानी ये ट्रेंड तुम्हारा ये हो गया, ये तो तुम्हारा ये ट्रेंड ये हो गया। बट अगर बात करें हम ग्रुप नंबर तुम्हारा, जहाँ पे तुम्हारा क्रिप्टॉन एंड जेनॉन आता है, तो उस वाले ग्रुप के लिए तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मली डिक्रीज करेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेट देखो तुम्हारा जो हीलियम होगा, ठीक है, हीलियम, नियॉन और एर्गॉन का, ठीक है, इनका क्या होता है, ग्रेटेस्ट रेडियस, सबसे बड़ी रेडियस होती है इन पीरियड। ठीक है, बट क्रिप्टॉन और जेनॉन के लिए ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कोवेलेंट रेडियस एग्जिस्ट। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस इनकी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इनके लिए ऐसा नहीं होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो तुम्हारा तुम्हारा क्या हो गया, तो एस और पी ब्लॉक में अलोंग द पीरियड हमने इसका ट्रेंड देख लिया। ठीक है, अब आते हैं अलोंग द ग्रुप, एस और पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो अगर अलोंग ग्रुप की बात करें, तो मैंने तुमको क्या बताया कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बट लेस। ठीक है, और क्या बोला तुमको मैंने, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस, हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो तुम्हारा फोर्स होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए नेट डिक्रीमेंट इन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारा रेडियस क्या करेगी, जनरली क्या करती है, इंक्रीज करता है। तो अब देखो बात करें अगर हम पहले ग्रुप की और दूसरे ग्रुप की, एस ब्लॉक की, ठीक है। अब देखो अगर इसमें भी एक चीज हम ऑब्जर्व करें, क्या, कि जब तुम देखोगे ना इसकी इसकी रेडियस को कंपेयर करो, मान लो इनकी इनकी रेडियस के बीच में जो डिफरेंस है, मान लो एक्स का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब ये कि इसकी मान लो रेडियस कुछ थी, इसकी मान लो रेडियस कुछ थी, तो मान लो इनकी इनकी रेडियस में मान लो एक्स का डिफरेंस है, इनकी इनकी रेडियस में मान लो वाई का डिफरेंस है, इनकी इनकी रेडियस में मान लो जेड का डिफरेंस है। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तुमको पता है जो तुम्हारा ये तुम्हारा हीलियम है, ये तुम्हारा लिथियम है, ठीक है, ए ली ना की जब से फरियाद, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आते हैं तो तुम्हारा एस और पी चल रहा होता है, यहाँ तक आते हैं एस और पी चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा पोटेशियम की बात करते हैं तब तो ब्लॉक आता है यहाँ से, ठीक है, पोटेशियम के सामने तुम्हारा डी ब्लॉक आता है, ठीक है। तो देखो जब पीरियोडिक टेबल को तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या होंगे, देखो यहाँ पे एस और पी आ रही होंगी, ठीक है, जब यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे इसका एस का कॉन्फिगरेशन होती है, उसके बाद पी आती है, ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से क्या आती है, डी ऑर्बिटल आना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके बाद ये आएगा। तो यहाँ सीजियम की बात करोगे तो इस वाले में तुम्हारा क्या आती है, पीरियड में डी एंड एफ बोथ आती है, ठीक है। तो तुमको ने क्या बताया कि एस और पी की सबसे ज्यादा अच्छी सी यील्डिंग होती है एज कम्पेयर टू डी, डी की अच्छी सी यील्डिंग होती है एज कम्पेयर टू एफ, ठीक है। तो यहाँ एस और पी है, यहाँ तुम्हारा डी है, यहाँ तुम्हारा डी एन एफ है। तो देखो यहाँ पे डी और एफ होने की वजह से इसकी क्या होगी, पुअर शील्डिंग होगी, और जब इसकी पुअर शील्डिंग होगी तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो जब सिग्मा तुम्हारा कम होगा, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। यानी यहां से यहां जो तुम इंक्रीमेंट मान लो, लेट सपोज एक्स है जेड इफेक्टिव का, यहाँ मान लो इंक्रीमेंट वाई है, यहाँ मान लो इंक्रीमेंट जेड है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, एंड इसका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी एन एफ ब्लॉक आ जाते हैं, तो डी एफ ब्लॉक का क्या होती है, पुअर शील्डिंग, तो उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जब उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो यानी तुम्हारा अगर बात करें तो यहाँ पे जो रेडियस होगी, ठीक है, यहाँ पर मान लो लेट सपोज यहाँ पे मान लो इसकी रेडियस मान लो कुछ x1 थी, ये मान लो कुछ x2 थी, तो इनका डिफरेंस मान लो मैंने x मान लिया, यहाँ पे मान लो इसकी रेडियस y1 थी, इसकी y2 रेडियस आई, तो y2 माइनस y1 मैंने y मान लिया, मान लो यहाँ पे z1 थी, यहाँ मान लो z2 थी, तो z1 माइनस z2 मैंने z मान लिया। तो यहाँ जो इंक्रीमेंट आएगा वो सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ, और यहाँ वाला उससे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जेड वाले के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आती है तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारी क्या आती है, डीएन ऑर्बिटल आती है, जिसकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग आती है, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग से क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो शेल तो बढ़ रहा था, शेल का इफेक्ट तो आएगा, बट उस सेल वाले इफेक्ट को, जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की जो इफेक्ट आ रहा था, डिक्रीमेंट इन फोर्स आ रहा था, उसकी उसको क्या करेगा, ज्यादा ओवरकम कर पाएगा, ठीक है, उसको ज्यादा ओवरकम कर पाएगा, और उसकी रेडियस को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इसका ट्रेंड हो गया। देखो ये कोई नई बात मैंने बताई, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो एनसीईआरटी में देखो, ये लिथियम से सोडियम से पोटेशियम देखो ऐसे इंक्रीमेंट है, देखो ग्राफ का स्लोप कैसा है, स्पीड में बढ़ रहा है। ये देखो पोटेशियम से रुबिडियम देखो स्लो इंक्रीज है, ठीक है। तो तुम्हारा एनसीईआरटी में सब दिया है, बस बात है पढ़ने पढ़ाने की, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है, देखो, ठीक है, तो तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली तो तुम्हारा एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन से क्लोरीन देखो इंक्रीमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो अभी अभी तो मैंने ये एस और पी ब्लॉक का देखा, एस ब्लॉक का देखा मैंने, ये अलोंग द ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का देखा है हमने, ठीक है। तुम्हारा सेम ट्रेंड है सेकंड ग्रुप में फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद है तुम्हारे थर्ड वाले में, किसमें आते हैं, तुम्हारे तो क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा ये एस ब्लॉक होता है, यहाँ से तुम्हारा ये डी ब्लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये चार होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इस वाले में एफ आता है, यहाँ पे तुम्हारा पी ब्लॉक होता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। आप देखो जब ये वाले जो है तुम्हारे ग्रुप है, इसमें तुम्हारा कौन आएगा, बोरॉन, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन तैला। देखो मैं आज भी उठ गया आज यूज करता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। मन में मैं भले ही तुम्हारे सामने अभी अभी मैं बोल के दिखाते बट ऐसे बोलूंगा नहीं, बट मैं मन में अपने बोल रहा होता हूँ उससे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ जब तुम्हारा बोरॉन आएगा, तो यहाँ तुम्हारा बोरॉन होगा, यहाँ तुम्हारा एल्यूमिनियम आएगा, यहाँ तुम्हारा गैलियम होगा, ठीक है, यहाँ तुम्हारा इंडियम होगा, यहाँ तुम्हारा थैलियम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तुम्हारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, एस पी ब्लॉक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एस एस चल रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारा पी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और देखो जैसे ये आता है, ठीक है, ये आता है,
तो यहाँ क्या आया, डी ब्लॉक का आगमन हुआ। ठीक है, तब जब यहाँ आया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक की क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, पुअर शील्डिंग। ठीक है, तो वैसे ही क्या होना चाहिए था, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है मतलब आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके से फोर्स का डिक्रीमेंट होना चाहिए था, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ आया डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो जब डी ब्लॉक यहाँ पे आ गया, इनकी होगी क्या, पुअर शील्डिंग। तो यहाँ पे जो पुअर शील्डिंग होने की वजह से यहाँ जो जेड इफेक्टिव का इंक्रीमेंट आया था। ठीक है, तो यहाँ केस में आया था, मान लो यहाँ के केस में मान लो एक्स आया था, और यहाँ के केस में मान लो वाई आया है, एल्युमिनियम से गैलियम। ठीक है, तो वाई अच्छा खासा ग्रेटर होगा देन एक्स, मतलब ये वाई इतना ज्यादा होगा ना कि जो जो डिक्रीमेंट हो रहा था रेडियस के बढ़ने से, उसको वो ओवरकम कर लेगा कंप्लीटली, उसको क्या कर लेगा, कंप्लीटली ओवरकम कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रेंड हल्का उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं करता, यहाँ पे तुम्हारा रेडियस ऑफ गैलियम, गैलियम लेस देन एल्युमिनियम होती है। ठीक है, वही क्या देखते हैं कि ऑन डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट पी ब्लॉक के थर्ड वाले या बोले 13 वाले ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ये आता है उल्टा पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो डी ब्लॉक की पोस्ट शील्डिंग ऐसा होता है। अब अगर बात करें कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो, यहाँ पे तो डी ब्लॉक आ रहा था, बट यहाँ पे डी ब्लॉक कैसे आया, यहाँ तो मतलब यहाँ क्या था, यहाँ पे डी ब्लॉक ये आया, उसके बाद पी वाले भी आए थे ना, उसके बाद पी वाले भी आए थे ना, उसके बाद ये एस आया था, इसलिए इस पे ये ट्रेंड, इस पे नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ डी के बाद जस्ट ये पी वाला आया, पी वन वाला आया, इसलिए यहाँ पे ऐसा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम की रेडियस ज्यादा होती है देन द गैलियम, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, तो तुम्हारा यहाँ से इंडियम है, तो यहाँ डी आता है, यहाँ भी डी था। ठीक है, बढ़ेगी। ठीक है, यानी उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगी, गैलियम से तुम्हारा इंडियम की तो ज्यादा होगी। उसके बाद आते हैं अगर इंडियम से टेलोरियम पे, तो यहाँ पे देखो क्या आता है, फिर तुम्हारा एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट आता है। और जब एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तब तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम्हारा इनकी रेडियस अप्रोक्स में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, क्या हो जाती है, अप्रोक्स में तुम्हारी रेडियस इनकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। टेलोरियम की रेडियस नॉट ग्रेटर, इसको हम लिखते हैं कि टेलोरियम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंडियम। समझे, ये ट्रेंड समझ में आया। यानी अगर हम ओवरऑल ट्रेंड लिखें तो ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा, ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा कि बोरॉन, देन गैलियम आएगा, देन एल्युमिनियम आएगा, देन तुम्हारा इंडियम आएगा। ठीक है, देन तुम्हारा थैलियम आएगा। तो ये तुम्हारा ओवरऑल ट्रेंड फॉर द 13 ग्रुप। समझे, तो यहाँ बस तुम उसको उल्टा कर दो और यहाँ पे क्या लगा दो, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा आता है क्या, इंडियम से थैलियम आता है तुम्हारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट, गैलियम से तुम्हारा एल्यूमिनियम आता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसलिए ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही तुम्हारा रीजन क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट का भी था, कि डी ब्लॉक के इन्वायरमेंट के जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा था, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल थी। समझे, तो वही इसी वजह से यहाँ भी एटॉमिक रेडियस में भी हो गया झोल। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब वही सिंपल सी बात है जो अभी तक करते आना है, कि यहाँ पे क्या होगा, डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब मतलब अब दो अपने मन में सोचो, सिर्फ रटो नहीं, अपने दिमाग में सोचो, प्रोसेस करो कि हाँ डी ब्लॉक आएगा। अब डी ब्लॉक आएगा तो डी ब्लॉक का क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, उसका पुअर शील्डिंग होती है। अब जब पुअर शील्डिंग होगी तो जो जो जब हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो जो तुम्हारा जब पीरियड चेंज होगा, ठीक है, तो तुम्हारा शेल बढ़ेंगी, तो रेडियस तो बढ़ेगी, जिसके से फर्दर अट्रैक्शन घटेगा। मगर तुम्हारा जेड इफेक्टिव में जो तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा था वह ज्यादा होगा, क्योंकि डी की पुअर शील्डिंग होगी। तो वो जो जेड इफेक्टिव का जो इंक्रीमेंट था, यहाँ पे जेड इफेक्टिव का इंक्रीमेंट जो डिक्रीमेंट हो रहा था ड्यू टू रेडियस, उसको ओवरकम कर लेगा। मतलब जितना मान लो घाटा हुआ, मान लो सिंपल सी बात है, मान लो किसी इंसान को 10 रुपए का घाटा हुआ, ठीक है, मगर उसको 15 रुपए का मुनाफा हो गया, तो नेट उसको 15 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, गेन हो गया। अभी तक ऐसा क्या था कि उसको रेडियस की वजह से मान लो 10 का घाटा हो रहा था, तो जेड इफेक्टिव की वजह से मान लो 2 का गेन हो रहा था, तो ओवरऑल लॉस में चल रहा था वो। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी क्या हुआ, कि जो तुम्हारा लॉस था ड्यू टू रेडियस, उससे ज्यादा तुम्हारा गेन हो गया ड्यू टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आ गई। समझे, यही कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। हाँ भैया। हाँ, तो सोचो उसके बारे में जरा। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ उसको अच्छे से सुना करो, अगर नहीं कुछ लिखने वाला होगा तो हिंदी में लिख लिया करो। मैंने तुमको अपने नोट दिखाए थे ना, उसमें हिंदी में काफी कुछ लिखा रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा ट्रेंड लिख देता हूँ, बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, टेल्यूरियम। ठीक है, ये तुम्हारा किसका हो गया, 13 वाले ग्रुप का हो गया।
अब देखो ये तुम्हारा इफेक्ट है, यहीं तक काम करेगा। उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल ट्रेंड होगा, नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो तुम्हारी रेडियस क्या करेगी, रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। बाकी लेके डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो बाकी लेके तुम्हारा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारी नॉर्मली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, पी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो पी की क्या होती है, पोजिशन लिंक होती है। तो वो उतना ज्यादा इफेक्ट डी का नहीं रह जाएगा आगे जाने पे, तो सिर्फ इसी वाले में तुम्हारा एक्सेप्शन होता है, ठीक है। बाकी तुम्हारा तुम्हारा 14 to 18 तुम्हारा सेम रहेगा कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। देखो जब हम बात करते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं, स्कैन, टी, वी, प्रो, मन, पेको, नीको, ठीक है। तो क्या होता है, पहले तुम्हारा रेडियस क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करती है। उसके बाद अप्रोक्स में लगभग लगभग सेम रहती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तुमको मैं ग्राफ दिखाता हूँ, ये तुम्हारा डी ब्लॉक जब तुम चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 में तब आएगा। बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम सारे सबकी एटॉमिक रेडियस देखेंगे, ठीक है। तुम्हारा एटॉमिक रेडियस का ग्राफ है, ये तुम्हारा जो ये वाला है, ग्रीन वाला, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रीन वाला कौन सा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वाला है। जो तुम्हारा ब्लू वाला है ये कौन सा है, ये ट्रियम रुबिडियम वाला है। याद जरा, निभाना मौत तक, रुकावटें राहों में पड़ेंगी, आगे चलते रहना, ठीक है। ये तुम्हारा ला हफ्ता वरना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये वाला है। देखो यहाँ देखो, इसके इसके बीच में देखो अच्छा खासा गैप है, मगर इसके इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं है। अलॉन्ग द ग्रुप अगर देखेंगे सर देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग द पीरियड देखें तो देखो यहाँ पहले क्या हुआ, इसकी देखते हैं। देखो यहाँ तक क्या हुआ, एम तक इंग्रेडिएंट्स डिक्रीज हुई। उसके बाद अप्रोक्सीमेट गई, सेम रही। उसके बाद यहाँ जाके फिर बढ़ गई। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो यहाँ ये क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, तो मेटेलिक रेडियस होगी इनकी। अब देखो तुमको मैंने जब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई थी सबकी, तो तुमको दिखाया था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 होती है, ठीक है। इसके बाद इसकी +3 +4 होती है, इसकी +3 +4 +5 होती है, इसकी +6 तक एग्जिस्ट करती है, इसकी +7 तक एग्जिस्ट करती है। यानी धीरे धीरे क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हैं। या फिर अगर और भी देखें तो यहाँ पड़े इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक होगा। यहाँ पड़े इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो होंगे। यहाँ पड़े इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तीन होंगे। यहाँ कितने होंगे, चार होंगे। यहाँ कितने होंगे, पांच होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और यहाँ शुरू हो जाती है उनकी पेयरिंग, ठीक है। यहाँ शुरू हो जाती है इनकी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ तो तुम्हारे कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। तो खुद जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये तुमने ये भी देखा था कि इसकी मल्टीपल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। वो क्या था कि तो तुम्हारा मेटेलिक वाला ये था बॉन्ड, तुम्हारा जो मेटेलिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये तुम्हारा मेटेलिक स्ट्रक्चर था, तुम्हारा ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। यहाँ पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अच्छा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही क्या होगा, कम मेटेलिक रेडियस होगी, ठीक है। तो जो यहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, हाँ। या फिर बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना ही तुम्हारा क्या होगा, रेडियस छोटी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस घटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शुरू हो जाती है तुम्हारी पेयरिंग। तो ड्यू टू पेयरिंग तुम्हारी नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। मगर जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा होता है, जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा होता है, बट तुम्हारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ओवरऑल डिक्रीमेंट इनका में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्स में सेम हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्स में सेम हो जाएगा। अब बात करें कॉपर टू जिंक, तो कॉपर की कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10। जिंक की क्या होती है, 4s2 3d10। वो यहाँ तुम्हारे क्या, यहाँ भी रिटर्न है, यहाँ भी रिटर्न है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेड। यहाँ पे देखो वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तुम्हारे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, सही तो है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो तुम्हारे क्या होगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा रेडियस में, ठीक है। जब तुम यहाँ से कॉपर यहाँ तो यहाँ तक आए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, जैसे कि जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी, यहाँ तक अप्रोक्स में सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तो तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कॉपर से तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ तुम्हारे क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा जेड जिंक की क्या होगी, फिर से एटॉमिक रेडियस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। डिक्रीज की बजाय क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर बात करें फिर वही बात कि यहाँ से यहाँ देखो अच्छा खासा गैप दिख रहा है, बट यहाँ पे गैप क्यों नहीं दिख रहा है। देखो ये तुम्हारा जो स्कैंडियम वाला है, ये तुम्हारा पीरियड नंबर कौन सा है, फोर्थ। तो ये तुम्हारा तुम्हारा ये जो यूट्रियम वाला पीरियड नंबर कौन सा है,
5, लैंथनम वाला पीरियड नंबर कौन सा है? 6। तो ये लैंथनम के बाद यहाँ क्या आता है? यहाँ के बाद आता है एफ ब्लॉक पूरा, उसके बाद आते हैं डी वाले। ठीक है, तो यहाँ क्या था? डी था। यहाँ से क्या था? डी था। और यहाँ क्या हुआ? इतने सारे एफ ब्लॉक आए। ठीक है, इतने सारे एफ ब्लॉक आया, यानी कि बोले एफ ऑर्बिटल आई। तो ड्यू टू एफ ऑर्बिटल, ड्यू टू एफ ऑर्बिटल क्या होगी? वो शील्डिंग होगी। तो यहाँ तो एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा। एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या? फिर आगे वही बात, आगे पुरानी बात, वो शील्डिंग। तो वो शील्डिंग से क्या होगा? जो स्कैंडियम टू यूट्रियम वाला जो पीरियड है, ठीक है, स्कैंडियम टू यूट्रियम वाला पीरियड है, मान लो इसका इंक्रीमेंट जो था, मान लो वो एक्स था। ठीक है, मगर जो यूट्रियम से जो लैफ्नियम वाला पीरियड है, ठीक है, जो तुम्हारा पीरियड नंबर 6 है, 5th to 6 है, वो तुम्हारा डी ब्लॉक में ज्यादा खास इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लैंथनम देखने को मिलेगा, अभी देखो उसकी बात करेंगे, मगर इसके जो बाद यहाँ से आता है ब्लॉक, मतलब यहाँ तुम्हारा लैंथनम के बाद ब्लॉक आता है, फिर तुम्हारा ये शुरू होता है, यानी इसके बाद जितने भी होंगे, इसके बाद जितने भी होंगे, तो यहाँ से यहाँ तो इंक्रीमेंट होगा रेडियस का अच्छा खासा। बट यहाँ पे, यहाँ से जो अगला पीरियड 5th to 6, उतना ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने की वजह से तो रेडियस बढ़ती है, जिसकी वजह से फोर्स घटता तो है, फोर्स घटता तो है, बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ, यहाँ पे जेड इफेक्टिव का इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीमेंट ज्यादा हो जाता है, वो जेड इफेक्टिव क्या करता है? उसको ओवरकम कर लेता है, जो तुम्हारा डिक्रीमेंट हो जाता है ड्यू टू रेडियस, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ सेल्स। इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तो तुम्हारा होता है अप्रोक्स में सेम होता है, ठीक है, मतलब उससे कम होता है। बट दोनों ग्राफ क्या है? देखो लाइन क्या है? दोनों पास पास हैं, और ये कहाँ है? दूर है, समझे? अब देखो यहाँ जो तुम्हारा ये वाला ग्रुप, ये तुम्हारा जो इसका थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, तो यहाँ तुम्हारा नॉर्मल होगा कि इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो अभी तो तुम्हारा एफ ब्लॉक आया नहीं था ना, ये तो सारे सेम टाइप के हैं, तो इसमें तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद वाले में ज्यादा डिफरेंस देखने को तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्राफ ज्यादा पास है, यहाँ देखो ग्राफ क्या है? दूर है। यहाँ देखो क्या है? यहाँ पे तुमको इंक्रीमेंट दिख रहा है अच्छा खासा, बट यहाँ के इंक्रीमेंट कहाँ जा रहा है? बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे जितना जाओगे इंक्रीमेंट कम होता जाएगा, समझे? ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक में अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो पहले डिक्रीमेंट होता है, फिर अप्रोक्स में कांस्टेंट रहता है, फिर तुम्हारा 12 to 13 ग्रुप तुम्हारा कॉपर, ये इस यहाँ से यहाँ तुम्हारा फिर से इंक्रीमेंट हो जाता है। क्यों इंक्रीमेंट हो जाता है? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं होते। ठीक है, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो जितना ज्यादा कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही कम अच्छा मेटालिक बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा रेडियस होगा। ठीक है, और दूसरा तुमको क्या ध्यान रखना है कि जब तुम्हारा स्कैंडियम से यट्रियम वाला यानी 4th to 5th पीरियड में जाते हैं, तब तुम्हारा रेडियस का अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। बट तुम्हारा जब 5th to 6th जाते हैं तो इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं होता है। हम मानते हैं कि जो तुम्हारा फोर्थ वाले हैं, मतलब तुम्हारा 3D है, ग्रेटर देन 4D होगा, बट 4D वाले से 5D वाले तुम्हारे क्या होंगे? अप्रोक्स में सिमिलर होंगे। बट तुम्हारा ये भी ध्यान रखना कि स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम में प्रॉपर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ तक अभी तो एफ ब्लॉक आया नहीं था ना, लैंथनम के बाद एफ ब्लॉक आता है। ठीक है, यानी इन पे देखने को इफेक्ट मिलेगा, बट यहाँ पे देखने लैंथनम में इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये तो कुछ तुम्हारे टर्म थे जो तुम्हारे अभी डी ब्लॉक से रिलेटेड है, वो तुमको बताने वाला है। देखो क्या है ना, कि तुम्हारा जो तुमने ग्राफ देखा था ना, उसका अलोंग द पीरियड जो तुमने उसका ग्राफ देखा था, कैसे था? पहले डिक्रीज कर रहा था, फिर कांस्टेंट रहा था, फिर इंक्रीज किया था। ठीक है, डी ब्लॉक वाले का ये था ना। बट क्या होता है ना, एक्चुअल में जो तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा ग्राफ बना हुआ है, एनसीईआरटी ने बना के रखा है, ठीक है, वो नॉर्मल ग्राफ बना है। बट जो एनसीईआरटी में डाटा दिया है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में डाटा दिया है, अगर ये तुम्हारा डाटा है, ये तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा स्कैंडियम है, स्कैन टीवी करो, ये तुम्हारा एम एन देखो, देखो जी, ठीक है, देखो ये तुम्हारा एटॉमिक रेडियस क्या करी? डिक्रीज करी। ठीक है, डिक्रीज करी, डिक्रीज करी, मगर देखो यहाँ पे एम एन में क्या आ गया? इंक्रीज आ गया। एम एन में क्या गया? इंक्रीज आ गया, फिर डिक्रीज करी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं? हमने यही देखा था कि ये डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर हल्का इंक्रीज करता है कॉपर जिंक में, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं होते हैं। बट तुम्हारा जो एनसीईआरटी में डाटा, एनसीईआरटी की फोटो है, ठीक है, बट जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि तुम्हारा ग्राफ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा ग्राफ कैसे होगा कि पहले तुम्हारा स्कैंडियम से क्रोमियम तक तुम्हारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा ये हिल आएगा, ये एम एन आएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा इसे कांस्टेंट रहेगा अप्रॉक्स में। ठीक है, कहाँ तक? निकल तक। फिर तुम्हारा
कॉपर और जिंक ऐसे होगा। तो तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ ये होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो ग्राफ बना है उसमें ये नहीं दिखा रखा है, मगर जो डाटा लिखा है तो दिखा रखा है। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन अगर जेईई मेंस में या फिर एडवांस में मतलब पूछेगा, तो या तो वो एक ऑप्शन देगा। ठीक है, मतलब या तो ऐसा ऑप्शन देगा कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, और अगर मान लो उसने गलती से ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि दोनों, उसमें दोनों ऑप्शन दे दिए कि उसमें तुम्हारा कि एम एन का यहाँ पे इक्वल अलग अकॉर्डिंग भी और यहाँ भी। ठीक है, तो वो दोनों आंसर सही करेगा फिर। तो ये एनसीईआरटी के ग्राफ में कुछ और दिया है और डाटा में कुछ और दिया है, तो मगर तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, और रियलिटी में यही सही है जो तुम्हारा ये हाई हील हील आया ना, रियलिटी में ये सही है। क्यों? क्योंकि एम एन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4:3D5। ठीक है, 3D5 है। और 3D5 क्या होता है? हाफ फील्ड। ठीक है, ये क्या है? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, मतलब ज्यादा अच्छे से उनको वो उसमें कनेक्टेड होंगे, या बोले कि उससे बाउंडेड होंगे। तो हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होता है, इसका जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस अवेलेबल होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल है तो तुम्हारा क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड जो होगा वो कम अच्छा बनेगा। ठीक है, मैंने तुमको क्या था, मेटेलिक बॉन्ड उतना ही अच्छा बनता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो ये एम एन में सडन इंक्रीज आता है। ठीक है, तो एक्चुअल तुम्हारा ग्राफ है ये, एक ये बात मुझे बतानी थी तुम्हें। ठीक है, फिर एनसीईआरटी का ये तुम्हारा डी एन ए ब्लॉक क्लास 12 में है, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और तुमको एक चीज और एक पॉइंट बनाना था, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो जो तुमने देखा था ना यहाँ पे, कि तुम्हारा जो 3D से 4D रेडियस बढ़ रही थी, उसके बाद तुम्हारा 4D और 5D की सीरीज की जो रेडियस थी अप्रोक्सीमेट सिमिलर थी। तो ये जो सिमिलरिटी इन रेडियस आती है, ठीक है, वो क्यों आती है? ड्यू टू ड्यू टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन 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 वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? जो लैंथोनाइड वाले होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो वो एक इफेक्ट के हुआ, तो इफेक्ट का नाम दिया जाएगा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लैंथोनॉइड्स के आने की वजह से, जो लैंथोनॉइड मतलब क्या, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो तुम्हारे 6 पीरियड वाले, उनके आने की वजह से क्या हुआ, इन रेडियस इनकी बढ़ने की बजाय अप्रोक्सीमेट सिमिलर हुई। तो इसको, इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं कि लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने एस ब्लॉक का देख लिया, पी ब्लॉक का ट्रेंड देख लिया, डी ब्लॉक में देख लिया, अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक में क्या ट्रेंड होता है। ठीक है, तो लैंथोनाइड सीरीज तुम्हारी क्या होती है? सीरियम से शुरू होती है और लुटेटियम पे खत्म होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्या होता है अलोंग द पीरियड, क्या होता है जब अलोंग द पीरियड जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड यही होता है, यही होगा। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन आता है। कौन सा एक्सेप्शन आता है? सेम वही कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे हाफ फील्ड होगी, उसका जो तुम्हारा रेडियस आएगी वो बड़ी आएगी, क्योंकि उसके मेटेलिक बॉन्ड वो बनाने के लिए उसका स्ट्रेंथ होगा नहीं, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर बात करें, तुम्हारा स्टार्टिंग होता है कहाँ से? सीरियम से। तो सीरियम से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तुम्हारा ये समेरियम तक डिक्रीज करेगा। उसके बाद तुम्हारा एक आएगा पीक। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा पीक, और ये जो तुम्हारा रेडियस आती है इसकी सबसे ज्यादा रेडियस होती है। ठीक है, ये तो हमारा होता है ईयू, यूरोपियम। ठीक है, तो यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको याद हो, पीरियोडिक टेबल में देखो, देखना तो उसमें तुम्हारा होता है 6s2 होगा। ठीक है, 5d0 होगा, और तुम्हारा 4f7 होगा। ठीक है, 6s2 होगा, 5d0, 4f7। तो यहाँ पे भी क्या है, हाफ फील्ड। जो सेम तुम्हारा देखो, तुम्हारा जो डी ब्लॉक में जो एम एन वाले के साथ में था, जो एम एन के साथ में था, सेम केस वही है कि यहाँ भी क्या है, हाफ फील्ड। तो ये हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी की वजह से ही तुम्हारा जो यूरोपियम है उसकी एटॉमिक रेडियाई हाई हो जाती है। तो सिर्फ हल्का फुल्का हाई नहीं होती, ये सीरियम वीरियम, क्योंकि देखो इनमें क्या होता है, ये तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसमें रेडियस में ज्यादा डिक्रीज नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इनकी पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, तो इनके रेडियस में बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं आता है, हल्का फुल्का डिक्रीज आता है। इसलिए जो तुम्हारा ध्यान रखना कि जो एफ ब्लॉक में ईयू की रेडियस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी के डाटाबेस में, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक भी चीज फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट जब तुम पढ़ोगे क्लास 12 में तो वहां पे टेबल में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे ट्रेंड पढ़ना, तो हम सब ब्लॉक का पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारा अभी 11th के एनसीईआरटी में सिर्फ एस ब्लॉक का दिया हुआ है और पी ब्लॉक का दिया है, मगर मैं तो जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, डी एंड ए ब्लॉक सब। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज बता रहा हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक हाई पीक आएगा, उसके बाद फिर से नॉर्मली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो तुम्हारा ये एक एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन होगा? जो तुम जिसकी तुम्हारी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, जो क्या होगा,
हाफ फील्ड के से क्या होगा, स्टेबल होगा। तुम्हारा टर्न क्या, सबसे आगे यूरोपियम आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा रेडियस इसकी होगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, लैंथनम होगा, तुम्हारा ये तुम्हारा होगा सी, ठीक है। फिर तुम्हारा ऐसे करके उसको नॉर्मली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, आगे का तुम्हारा ल्यूटेटियम तक। तो अब बात करें अगर एक्टोनाइट सीरीज की, तो एक्टोनाइट सीरीज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। एक्टोनाइट सीरीज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। अलॉन्ग द पीरियड जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो कोई भी एक्सेप्शन एफ ब्लॉक में नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ट्रेंड हो गए सारे एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है। तो तुमने सारे ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई के देख ले। अलॉन्ग द तुमने एस ब्लॉक देखा, एस ब्लॉक में क्या था, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड कि नॉर्मली तुम्हारा इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि जो तुम्हारा जो एक्स वाई जेड बना के देखा था ना, कि जो तुम्हारा पहले पहले वाला इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है, देन कम होता है, देन उससे भी कम होता है, ड्यू टू डी एंड एफ ब्लॉक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में तुम्हारा एटॉमिक रेडियस क्या करती है, एटॉमिक रेडियस उधर जाके बढ़ती है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आते थे तो तुम्हारा एक्सेप्शन देखने को मिलता है 13 वाले में, डी ब्लॉक लेवल्स पोस्ट शील्डिंग ऑफ डी एन एफ, ठीक है ना।